हेलो एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ फ्री एंड टुडे वी स्टार्ट इज टॉपिक दैट इज कॉल्ड मनी एंड क्रेडिट। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो मनी एंड क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे, यानी मनी जो है हमारे लाइफ में कैसे वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बाय द हेल्प ऑफ मनी वी हैव पावर टू परचेज एनी थिंग्स, है ना। सो इन दैट केस वी कैन से दैट द मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स क्या होती है। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट्स बोले तो यानी चीज़ों के बदले चीज़ देना, ठीक है, जिसको हम लोग बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आपको में क्या होता था ना कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए होता होगा तो आपको क्या करना पड़ता, उस चीज़ के बदले में किसी चीज़ को आपको एक्सचेंज करना पड़ता होगा, है ना। तो इसी को हम लोग डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स, इन द अनदर वर्ड वी कैन से दैट बार्टर सिस्टम के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है कि एग्जामिनर आपसे पूछ देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स मीन्स द बोथ पार्टीज हैव एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कम्युनिटीज, दैट इज नॉन एज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। दैट मीन्स कि बार्टर सिस्टम भी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इन द बार्टर system when the goods are directly exchanged without the use of money, and double coincidence of bond is initial feature. Got it? Next point, and that is called medium of exchange. So firstly we know about that कि money is known as the medium of exchange because by the help of money we have power to purchase and sell anything. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप मार्केट जाते हो और आपको कोई चीज़ परचेज करना रहता है तो जाहिर सी बात है आप बाय द हेल्प ऑफ मनी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को परचेज कर सकते हो या फिर उस चीज़ को सेल कर सकते हो, है ना। तो एग्जामिनर आपसे पूछ देते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज किसे बोला गया है। तो जाहिर सी बात है मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला गया है बिकॉज मनी जो होती है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है कि हर एक चीज़ का एक प्रॉपर वैल्यू से पे करवाती है, एक प्रॉपर वैल्यू होता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मनी को क्या करते हैं, पे करते हैं। तो इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट मनी इज नॉन एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। तो जाहिर सी बात है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी आती है, डिपॉजिट विद द बैंक आता है। तो वन बाय वन करके डील करेंगे। पास्ट में क्या होता था ना, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे या मिडाइवल पढ़ोगे या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देखोगे कि पास्ट में जो होता था ना, गोल्ड सिल्वर कॉपर के कॉइन जो होते वो यूज़ होते थे। ठीक है, अगर आप अकबर के सेशन अगर आप डील कर रहे हो या फिर आप बाबर का डील कर रहे हो तो आप देखोगे, या फिर आप मुगल में किसी भी सेशन में आप डील कर रहे हो तो अगर आप देखोगे कि जब जो राजा रूल करता था तो वो उस टाइम के अपने नाम का जो कॉइन जो है वो पब्लिश करवाता था। जैसे अभी जो है वो कॉमन कॉइन चलता है, यानी हमारा जो पेपर नोट्स आते हैं उसमें हमारा फादर ऑफ नेशन, जो हमारे फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उनका पिक्चर रहता है ना। बट पास्ट में ऐसा नहीं होता था। अगर मगध का पीरियड चल रहा है तो जाहिर सी बात है जो मगधा जो डायनेस्टी में जो रूल कर रहे हैं वो अपना कॉइन है वो पब्लिश कराएंगे। अगर मुगल का टाइम चल रहा है तो वो मुगल का अपना कॉइन जो है वो पब्लिश करवाएंगे। तो इन दैट केस में क्या होता था, मनी जो होती थी यानी कॉइन जो होता था ना पास्ट में एक्सचेंज होता था। ठीक है, तो जिस कारण से अभी जो आर्कियोलॉजिकल सेक्टर जो है वो अगर अब सर्वे करते हैं तो अगर उन्हें कोई कॉइन मिलता है तो वो किंग के अकॉर्डिंग वो पहचानते हैं कि ये इस सेशन का कॉइन था। ठीक है, अगर आर्कियोलॉजिकल सेक्टर ने किसी का सर्वे किया, यानी कहीं पे उन्होंने सर्वे किया और अगर उन्हें मुगल डायनेस्टी का कॉइन मिल गया तो जाहिर सी बात है वो जो कॉइन होगा वो मुगल डायनेस्टी का होगा बिकॉज वहाँ पे मुगल का राजा का कॉइन का में पिक्चर बना हुआ है ना। तो इन दैट केस वी कैन से दैट कि पास्ट में क्या होता था ना, गोल्ड सिल्वर कॉपर और अलग अलग फेजेस के कॉइन जो होते थे वो यूज होते थे। is accepted by the medium of exchange because the currency is authorized by the government of country। यानी हर एक कंट्री की अपनी अपनी नोट होती है, अपनी अपनी कॉइन्स होती है और उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो ऑथराइज करती है। सो दैट द रीजन वी कैन से दैट इट इज एक्सेप्टेड बाय द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज इट द करेंसी इज ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। गॉट इट? एंड कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा। In the another word, we can say that in India, the Reserve Bank of India issue the notes behalf of the central government of India. Now come to the next point and that is called deposit with the bank। तो जाहिर सी बात है बैंक में हम लोग क्या करते हैं, मनी को डिपॉजिट भी करते हैं और जब जरूरत पड़ने पे हम लोग क्या करते हैं, विड्रॉ भी करते हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ देते हैं कि डिमांड डिपॉजिट क्या होती है। तो जाहिर सी बात है द डिपॉजिट विद द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉ ऑन द डिमांड, दिस इज डिपॉजिट इज नॉन एज द डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड चेक पेमेंट। तो जेन्युइन सी बात है हम लोग पेमेंट जो करते हैं वो दो मोड में करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा कैश, सेकंड आता है हमारा चेक पेमेंट। तो मैरिड और डिमैरिड में अगर आप देखोगे तो चेक में जो आप चेक पेमेंट जो आप करते हो तो वो सारा ट्रांजेक्शन आपका बैंक में जो होता है वो रिकॉर्ड रहता है। ठीक है, जो आपकी जो सेकेंड पार्टी होती है वो ब्लेम नहीं कर सकती कि आपने क्या पेमेंट किया है ना। तो जाहिर सी बात है जितने भी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं ना, चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं ताकि प्रूफ रहे कि हाँ इस बंदे को हमने इतना पेमेंट कर रखा है।
चेक में कुछ आपके ब्लैंक्स होती है जो कि आपको फिल करना रहता है। फर्स्ट आता है पे। पे मीन्स किसको आप पेमेंट कर रहे हो, है ना, जिस बंदे को आप पेमेंट कर रहे हो या फिर जो बंदा आपका रिसीव कर रहा है, अमाउंट जो रिसीव कर रहा है उसका नाम जो होता है वो मेंशन रहता है, ठीक है। सेकंड आता है रुपी, यानी कितने अमाउंट आपने पे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर्स में लिखना रहता है, डिजिट में भी लिखना रहता है और आपको वर्ड में भी लिखना रहता है, ठीक है। तो रुपीज़ में आप जो आपका जो अमाउंट है उसको आपको नंबर्स नेम में लिखना रहता है, जैसे 50,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, आपको कितना पेमेंट करना रहता है वो आपको नंबर्स नेम में लिखना है, ठीक है। फिर आपका आता है डिजिट, तो कितने डिजिट में, यानी 57,000 है, 97,000 है, 1 लाख है, यानी जो अमाउंट आप रुपीज़ में डालोगे सेम अमाउंट आप वो डिजिट में भी डालोगे, ठीक है। अगर आपका अमाउंट जो है वो बैलेंस नहीं होता है या फिर अगर आपका अमाउंट जो है वो सिमिलर नहीं होता है तो चेक आपकी क्या हो जाती है, वो बाउंस हो जाती है, ठीक है, यानी कैंसिल हो जाती है। फिर आपका आता है कि डेट, यानी जिस डेट को आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, यानी जिस डेट को आप विड्रॉ कर रहे हो वो डेट मेंशन होता है, ठीक है। और फिर जिसका साइन, यानी जो आपकी साइन, यानी जिसका अकाउंट है उनका सिग्नेचर होता है, दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो जनरल सी बात है, एग्जामिनर आपसे पूछ देते हैं, यानी जब आप अकाउंट सेक्शन में आप जाओगे तो आपसे एग्जामिनर पूछ देते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ क्या होती है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जिनकी करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होती है ना, तो बैंक जो है वो नोइंग बंदा होता है, यानी वो बंदा जो होता है वो नोइंग इन नेचर होता है, ये बैंक उनको जानते हैं। तो इन दैट केस क्या होता है ना कि उनको जो होती है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अमाउंट लिख के दिया 5 लाख और उनके अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ नहीं है, तो इन दैट केस अगर मानो कि उन्होंने 5 लाख लिख के दिया और 5 लाख उनके अकाउंट में नहीं है, तो क्या करती है बैंक जो होती है वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल उनके अकाउंट में 4 लाख रुपीज़ है, तो बैंक जो है वो 1 लाख ऐड करके जो बंदा आया है पेमेंट लेने के लिए उसको दे देती है, ठीक है। तो जो क्योंकि बैंक में उतना पैसा नहीं था, उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे, बट बैंक ने क्या किया, उसको बंदे को वो एडिशनल अमाउंट लगा के वो पे किया, ठीक है। तो ये आते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। बैंक जो होती है वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, तो ये आता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, वो चार्ज करती है, ठीक है। वो जो 1 लाख रुपीज़ जो है उन्होंने पेमेंट किया, उनको क्या करती है, वो चार्ज करती है, इन्हें इंटरेस्ट के रूप में वो चार्ज करेगी, ठीक है। लेकिन एज अ नॉर्मल बंदा अगर कोई होता है, अगर वो सेम केस करता है, अगर उसके अकाउंट में 5 लाख रुपीज़ नहीं है और वो 5 लाख का चेक देता है, तो उनका चेक कैंसिल हो जाता है, यानी चेक जो होती है वो बाउंस हो जाती है। तो यही फीचर होता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में बैंक जो है वो आपको कैश जो है वो प्रोवाइड करवाती है, बट वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज़ कॉल्ड लोन एक्टिविटीज़ ऑफ अ बैंक। तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। तो बैंक जो होती है ना वो हमें लोन प्रोवाइड करवाती है। तो कभी कभी माइंड में आता होगा ना कि बैंक के पास इतने पैसे कहाँ से आते होंगे जो वो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। तो जेन्युइन सी बात है कि बैंक के पास जो पैसे आते हैं वो हम ही लोग का पैसा होता है, ठीक है। और वो सर्कमस्टांस चेंज करके वो क्या करती है, उसको लोन में कन्वर्ट करती है। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप देखो, कोई बंदा जो है वो डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, क्या कर रहा है वो बंदा, क्या कर रहा है, बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रहा है ना। तो जो बंदा जो डिपॉजिट करता है, अमाउंट जो है वो जो बैंक में डिपॉजिट करता है, तो वो क्या करता है ना, वो इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो इन दैट केस वी कैन से दैट द पीपल मेक विदड्रॉ एंड गेट अ इंटरेस्ट, है ना। वो क्या करता है, वो विड्रॉ करता है, अमाउंट को विड्रॉ करता है और इंटरेस्ट जो है वो रिसीव करता है। सेम अनदर केस में जो हमारे लोनर होते हैं, यानी जो लोन रिसीव करते हैं, जिनको लोन की ज़रूरत होती है, वो क्या करते हैं उस अमाउंट को रिसीव करते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट जो है एज ए इंटरेस्ट के रूप में, क्योंकि वो बैंक से लोन ले रखा है, तो एज ए इंटरेस्ट के रूप में वो क्या करते हैं, पे करते हैं, है ना। तो इस तरह का हमारा लोन का जो है वो ट्रांजैक्शंस होता है। फर्स्ट क्या होता है कि जो डिपॉजिटर वो क्या करते हैं, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। और सेकंड, जिनको लोन की ज़रूरत होती है वो वही पैसे को लेते हैं और जब उनकी काम पूरा हो जाता है तो उस पैसे को वो डिपॉजिट करते हैं और वो क्या करते हैं, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी पे करते हैं। फ़र्क इतना होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होता है, यानी जो डिपॉजिटर इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और जो बंदे लोन लेते हैं, ठीक है, और उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है। गॉट इट?
इस तरह का जो बैंक जो है वो लोन एक्टिविटीज़ को जो होती है वो रेगुलेट करती है। गॉट इट। तो जेन्युइन सी बात है, एग्जामिनर आपसे पूछ देते हैं, वन वर्ड में आंसर में पूछ देंगे कि किसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, यानी जो बंदा लोन ले रहा है बैंक से उसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है, यानी जो बंदा बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। तो जेन्युइन सी बात है कि जो बंदा पैसा डिपॉजिट कर रहा है ना, उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो कम होता है, और जो बंदा बैंक से लोन ले रहा है उसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी केस स्टडी के थ्रू आपसे एग्जामिनर पूछ देते हैं कि जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल 6% इंटरेस्ट है और आपका 4% इंटरेस्ट रेट है, आप बताओ इसमें से कौन सा जो है वो आपका विड्रॉ इंटरेस्ट अमाउंट है ना, और कौन सा जो है वो लोन इंटरेस्ट अमाउंट है। तो जेन्युइन सी बात है, जो हायर होगा वो आपका जो होगा बैंक लोन इंटरेस्ट होगा, और जो लोअर होगा वो आपका विड्रॉ, यानी जो आपने डिपॉजिट किया है, विड्रॉल जो है वो अमाउंट होगा। एंड दैट इज़ कॉल्ड टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। तो जेन्युइन सी बात है, दो डिफरेंट क्रेडिट, यानी जब कोई बंदा क्रेडिट लेता है यानी लोन लेता है तो दो तरह के होते हैं, एक हमारा फॉर्मल सेक्टर आता है, एक हमारा इनफॉर्मल सेक्टर आता है। तो फॉर्मल सेक्टर लोन में क्या होता है ना कि जब आप बैंक से लोन लेते हो तो ये आपका फॉर्मल सेक्टर लोन कहलाता है, और जब आप किसी बंदे से लोन लेते हो तो ये आपका इनफॉर्मल सेक्टर कहलाता है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ देते हैं कि डिफरेंसेस बताओ फॉर्मल सेक्टर का, इनफॉर्मल सेक्टर का, या फिर आपको पूछ देते हैं कि मैरिट और डीमैरिट बताओ, है ना, लिमिटेशन बताओ कि फॉर्मल सेक्टर की क्या लिमिटेशन है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर की क्या लिमिटेशन है। तो वन बाई वन करके हम लोग डील करेंगे। तो फर्स्ट आता है फॉर्मल सेक्टर की मैरिट क्या है। तो जेन्युइन सी बात है, यहाँ पे चीट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं, ठीक है। यानी बैंक जब आपको लोन देता है तो वहाँ पे किसी भी तरह के आपसे धोखाधड़ी के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितने भी वर्क होते हैं वो पेपर वर्क होता है और कंप्यूटराइज वर्क होता है, ठीक है। यानी जो आपका इंटरेस्ट रेट आपका दिया गया है एट द एंड तक वही आपका इंटरेस्ट रेट रहता है। तो इन दैट केस आपके वहाँ पे चीट होने के चांसेस नहीं रहते हैं, गॉट इट। और डिमेरिट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, ठीक है। बैंक जो है वो आपको पर्सनली नहीं जानती कि आप कौन हो, तो इन दैट केस में आपको क्या करना पड़ता है, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी आपको जमा करना पड़ता है, ठीक है, और बहुत सारा पेपर वर्क होता है, ठीक है। तो इन दैट केस ये आपका डिमेरिट होता है। और जो अनएजुकेटेड पर्सन है वो इतने सारे पेपर की फॉर्मेलिटीज़ वो फुलफ़िल नहीं कर पाते, जितने भी गाँव के लोग होते हैं वो इतने सारे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो इसलिए वो प्रेफर करते इनफॉर्मल सेक्टर को, ठीक है। लेकिन जितने भी हमारे अर्बन एरिया के लोग हैं, जो आपके शहरी एरिया के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो इन दैट केस वो क्या करते हैं ना कि फॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अगर उन्हें लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो फॉर्मल सेक्टर से लोन ले लेते हैं। टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर। तो जेन्युइन सी बात है, इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है ना कि इनफॉर्मल सेक्टर में जब आप लोन किसी बंदे से लेते हो, ठीक है, यानी नोइंग पर्सन से लेते हो, है ना, जैसे अपने फ्रेंड से लिया, अपने रिलेटिव से ले रखा है, तो वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर आता है। तो इन दैट केस में क्या होता है ना कि इनफॉर्मल सेक्टर में कि वहाँ पे अगर आप मैरिट देखोगे तो क्योंकि वो बंदा आपको पर्सनली जानता है ना, तो वो टाइम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है। यानी अगर आपने ले रखा है कि नहीं मुझे 2 महीने के लिए चाहिए और पेमेंट आप 3 महीने पे कर रहे हो, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि वो बंदा आपको नोइंग पर्सन है, वो आपको जानता है, तो टाइम थोड़ा सा एडजस्ट हो सकता है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको टाइम का थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर में। फिर अगर आप मैरिट देखो तो इसमें पेपर वर्क नहीं रहता, यानी अगर आप किसी फ्रेंड से अगर आप लोन लोगे तो जाहिर सी बात है आप पेपर वर्क नहीं करने जाओगे ना कि हाँ ये पेपर वर्क है, ये दिस है दैट है, आपको पेपर वर्क से आप बचते हो, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में, लेकिन अगर आप लिमिटेशन देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा चीट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। यानी इंटरेस्ट रेट कुछ और था और वो जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तो इंटरेस्ट रेट कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमेरिट होता है और फिर यहाँ पे लिमिटेशंस भी होती है, मेरिट भी होता है और लिमिटेशंस भी होती है। What we can say that the Reserve Bank of India is the function to the formal sector of loan. We have seen that the bank maintaining the minimum cash balance out of the deposit to the receive. The Reserve Bank of India bank to actually maintains the cash balance. Similarly, the Reserve Bank of India see the bank and giving the loan not just a profit-making business and the trader, but also the small cultivation, the small scale industries to the small browser etc. There is no another organization which will survive the credit activities lender the informal sector. कभी एग्जामिनर आपसे कंपैरिजन पूछ लेते हैं, क्या फॉर्मल सेक्टर का कंपैरिजन बताओ या इनफॉर्मल सेक्टर का कंपैरिजन बताओ। तो जाहिर सी बात है, अगर कंपैरिजन के बेसिस पे देखोगे तो कंपेयर द फॉर्मल लेंडर इज द मोस्ट, द इनफॉर्मल लेंडर चार्जेस द मस्ट हाई इंटरेस्ट ऑन द लोन, दस द कॉस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लोन इज द मस्ट हायर। हेलो एवरीवन, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आपको मनी चाहिए। तो मनी वो चीज़ है जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन हो पाता है।
हम मनी से गुड्स खरीद सकते हैं, या अगर हम सर्विसेज ले रहे हैं तो हम मनी से उसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमें कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी है और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम पूरा पैसा एक बार में दे सकें, तो हम पैसा लोन में लेते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में हम सारा पैसा वापस कर देंगे। ये होता है क्रेडिट। सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट मनी एंड क्रेडिट। मनी का मेन रोल क्या है हमारे लिए, ये समझने के लिए हम एक शू सेलर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक शू सेलर है, जो भी शू बेच के उसको पैसा मिलता है वो उन पैसों से अपने हिसाब से जो मन चाहे वो सामान लेता है। तो एक बार शू सेलर के घर में गेहूं खत्म हो गया, तो अब उसको था कस्टमर से जो भी पैसा मिलेगा शू बेच के, वो उन पैसों को लेके दुकान पर जाएगा और वीट ले लेगा। तो सपोज यहाँ इस ट्रांजैक्शन में मनी नहीं होगा, तो कैसे शू सेलर वीट खरीदेगा? ऐसे में जब पैसा नहीं है तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो गुड्स में होगा। तो शू सेलर को चाहिए होगा कि जो भी कस्टमर आए वो व्हीट लेके आए। तो अलग अलग तरह के कस्टमर्स आ सकते हैं कुछ और सामान लेके, बट शू सेलर को तो व्हीट ही चाहिए। और जिसके पास व्हीट हो उस कस्टमर को शू लेना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या पता जिसके पास व्हीट हो उसको शू लेना ही नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है एक बार्टर सिस्टम में जब हम ट्रेड करते हैं। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इसी मुश्किल को हल करने के लिए मनी काम आता है। मनी इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाता है और एक एक्सचेंज के मीडियम के तौर पर काम करता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। सो जैसे कि हमने देखा, मनी एक एक्सचेंज का माध्यम है और हज़ारों साल पहले से लोग मनी यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स को एज मनी यूज़ करते थे, जैसे ग्रेन्स को या कैटल को। उसके बाद अलग अलग तरह के कॉइन्स यूज़ करने लगे, जैसे गोल्ड के कॉइन, सिल्वर, कॉपर, डिपेंडिंग अपॉन उस समय की इकोनॉमी कैसी, इस हिसाब से अलग अलग तरह के कॉइन्स। और जो भी अभी हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, इसमें कॉइन और पेपर नोट आते हैं। तो पहले के जो कॉइन्स होते थे, जो मनी होता था, उनकी खुद की वैल्यू होती थी। जैसे सोने की खुद की भी एक वैल्यू है, सोना कीमती है। बट हमारे जो अभी ये सिक्के हैं या नोट्स हैं, इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू जो भी है वो सिर्फ इसलिए है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी किया हुआ है कि जितने का भी नोट है ये, उतने का सामान आप ले सकते हो। और क्योंकि गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, इसलिए ही लोग इसका यूज करते हैं सामान खरीदने और बेचने के लिए। मना नहीं करते ये लेने से। तो जब गवर्नमेंट ये गारंटी हटा देगी तो ऑफ कोर्स लोग चीज़ें नहीं लेंगे। जैसे 2016 में जब मोदी जी ने 8 नवंबर को रात में आके सब शॉक किया था, बोला था कि 500 और 1000 का नोट अब लीगल टेंडर नहीं है, यानी गवर्नमेंट इसको गारंटी नहीं करती, तो लोगों ने ये नोट लेने से मना कर दिया था और लोग इसको रिटर्न करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हो गए थे। दैट शोज कि जब तक गवर्नमेंट गारंटी देती है तब तक ही नोट से ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। इन नोट्स को बनाने की जिम्मेदारी दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। इनके अलावा और कोई भी ये नोट्स नहीं बना सकता। तो कॉइन्स और नोट्स एक तरीका है जिसमें आप अपने पास पैसे रख सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग पूरा पैसा अपने साथ नहीं रख सकते हैं, सो एक तरह से पैसा सेफ रखने के लिए हम लोग वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, या लोगों की जो सैलरी आती है वो बैंक में आती है और जितना चाहिए होता है लोगों को उसके हिसाब से वो बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। तो जो बैंक में पैसा होता है वो सेफ भी रहता है और ये पैसा रखने से उनको इंटरेस्ट भी मिलता है। और क्योंकि ये पैसा लोग अपनी डिमांड के हिसाब से निकाल सकते हैं, इसलिए इसको डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं। और जब आपके बैंक में पैसे होते हैं तो कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे निकाल के ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बल्कि हम चेक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और ये पॉसिबल है सिर्फ बैंक की वजह से। अगर बैंक नहीं होगा तो कोई डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा, और डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा तो चेक से कैसे पेमेंट हो जाएगी। तो इसलिए बैंक हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। तो बैंक में हम जो भी डिपॉजिट्स रखते हैं, क्या वो बस ऐसे ही रखा रहता है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बैंक जो लोन देता है लोगों को, वो यही डिपॉजिट में से देता है। और ऐसा नहीं है कि पूरा जो भी डिपॉजिट है सब दे देता है। होता ये है कि आरबीआई समय समय पे बैंक के लिए रूल बनाती है कि डिपॉजिट का कितना पैसा बैंक को अपने पास रखना चाहिए। तो इतना % पैसा वो अपने पास रखते हैं और बाकी जो भी पैसा होता है वो लोन के फॉर्म में दे सकते हैं। और ये पैसा इसलिए रखते हैं कि जो भी लोगों का पैसा डिपॉजिट है वो लोग कभी भी अपना पैसा मांगने आ सकते हैं। तो बैंक के पास कुछ तो कैश होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। सोचो ना, बैंक में आपने जो भी पैसा रखा है वो ये सोच के रखा है ना कि आप जब भी जाओगे बैंक से आपको पैसे मिल जाएंगे। बट ऐसा हो कि आप जाओ बैंक में और बैंक के पास पैसे ही ना हो,
क्योंकि उन्होंने आपका पैसा लोन में दे दिया। तो ऐसे लोग पैनिक हो जाएंगे, तो और भी जो कस्टमर्स है वो भी आ जाएंगे और ऐसे में लोगों का बैंकिंग सिस्टम से विश्वास उठ सकता है और हमारी इकोनॉमी की हालत भी खराब हो सकती है। इसलिए इसको अच्छे से रेगुलेट किया जाता है। बैंक में जो पैसे डिपॉजिट होते हैं उसमें बैंक इंटरेस्ट देती है और जो पैसा बैंक लोन में देती है उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है और डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट लोन के इंटरेस्ट रेट से कम होता है। इसका जो डिफरेंस होता है उससे बैंक अपना काम चलाती है, उनका जो भी काम है वो उन्हीं पैसों से चलता है। Two different credit situation. Credit refers to an agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods or services in return for the promise of future payment. क्रेडिट में क्या होता है कि कोई लेंडर होता है जो चीज़ें दे रहा है और बोरोवर होता है जो चीज़ें ले रहा है। तो क्रेडिट एक अग्रीमेंट होता है बोरोवर और लेंडर के बीच में कि लेंडर जो भी सामान दे रहा है बोरोवर को, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो या पैसे हो, तो बोरोवर प्रॉमिस करता है कि कुछ टाइम में वो सारी पेमेंट कर देगा। क्रेडिट लेने से हमारी लाइफ में क्या फ़र्क आएगा ये हम दो लोगों के एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। पहले बात करते हैं सलीम की। सलीम शू बनाने का काम करता है। फेस्टिवल के 2 महीने पहले उसको ऑर्डर आया 3000 जोड़ी जूते बनाने का, वो भी 1 महीने के अंदर। तो ये जल्दी से जल्दी करने के लिए सलीम को कुछ वर्कर्स हायर करने पड़े, रॉ मटेरियल्स खरीदने पड़े और उसने 2 जगह से लोन लिया। पहला तो उसने लेदर सप्लायर से लेदर लिया और बोला कि जो पेमेंट है वो फ्यूचर में करेगा, और दूसरा उसने लार्ज ट्रेडर से लिया, 1000 जोड़ी जूते की पेमेंट एडवांस में करते। तो ये भी एक तरह से है कि मनी लिया है लेंडर से और बाद में फ्यूचर में पेमेंट कर देगा। फिर उसने महीने के अंत तक सारा प्रोडक्शन कर लिया, सबको पेमेंट कर दिया और अच्छा प्रॉफिट भी बना पाया। ऐसे में क्रेडिट लेने की वजह से उसकी सिचुएशन पहले से बेटर हो गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वप्ना के बारे में। स्वप्ना एक स्मॉल फार्मर है जो कि अपने 3 एकड़ की लैंड पे ग्राउंड नट उगाती है। तो ये उगाने के लिए जो भी पैसे लगते हैं वो पैसा स्वप्ना मनी लेंडर से उधार पे लेती है, ये सोच के कि जब उनकी फसल अच्छी होगी तो वो सारे पैसे लौटा देंगी। पर होता क्या है कि कुछ रीजंस वजह से बीच में ही फसल खराब हो जाती है, उसको कीड़े लग जाते हैं। स्वप्ना ने बहुत महंगे कीटनाशक का भी यूज किया बट उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में ना उसकी फसल अच्छी हो पाई, ना उसको खुद पैसे मिल पाए और ना ही वो मनी लेंडर को पैसे दे पाई। और जो भी पैसा दिया था मनी लेंडर ने उसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था, तो इंटरेस्ट ज्यादा होने की वजह से उसका लोन बढ़ता ही रहता है। अगले साल स्वप्ना वापस से लोन लेती है ग्राउंड नट उगाने के लिए। इस बार क्या होता है कि फसल नॉर्मल होती है बट इतनी अच्छी नहीं हो पाती कि वो अपना पुराना और नया लोन दोनों भर पाए। तो वो एक तरह से डेट ट्रैप में फंस जाती है, कर्ज के जाल में फंस जाती है और उसको अपना लोन खत्म करने के लिए अपना लैंड बेचना पड़ा। क्रेडिट लेने की वजह से स्वप्ना की हालत अच्छी नहीं हुई बल्कि पहले से खराब हो गई क्योंकि वो एक डेट ट्रैप में फंस गई। और बहुत से लोग हैं इंडिया में जो ऐसे ही डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसमें से निकलना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो क्रेडिट लेना कभी अच्छा भी हो सकता है और कभी खराब भी। ये डिपेंड करता है कि काम में रिस्क कितना है और अगर लॉस होता है तो किसी तरह का सपोर्ट मिलेगा या नहीं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो जब भी लोन लेते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हमें पे करनी रहती है। एक तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो देना ही होता है, उसके साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देना होता है। और इसके साथ ही जब लोन लेते हैं तो जो भी पैसा दे रहा है हमें उसको कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। इन केस अगर हम लोन नहीं दे पाए तो वो सिक्योरिटी को बेच के पैसे ले लेते हैं। इस सिक्योरिटी को कोलैटरल कहते हैं। लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइवस्टॉक, डिपॉजिट्स, ये सब कोलैटरल के जैसे हम यूज करते हैं। जैसे मेघा का एग्जाम्पल लेते हैं। मेघा ने 5 लाख रुपए का लोन लिया घर खरीदने के लिए। इस लोन में उसको 12% इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है साल भर में, और ये लोन को वो 10 साल में खत्म करेगी हर महीने कुछ इंस्टॉलमेंट भर के। तो ये लोन लेने के लिए मेघा को बैंक में डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़े कि वो कहाँ काम करती है, उसको कितनी सैलरी मिलती है, और ये देख के बैंक उसको लोन देता है। और कोलैटरल में यानी यहाँ सिक्योरिटी बैंक ने उसके घर के पेपर्स रखे हैं और ये पेपर्स उसको तब मिलेंगे जब वो अपना पूरा लोन जमा कर देगी, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। तो क्रेडिट लेने के लिए जो इंटरेस्ट रेट होगा, कोलैटरल चाहिए होगा
और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे लोन लेने के लिए, ये सबको कहते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। डिपेंडिंग अपॉन कौन पैसा दे रहा है, कौन पैसा ले रहा है, ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी अलग अलग होते हैं। तो फिर से हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि कौन कौन से क्रेडिट अरेंजमेंट होते हैं। शमल की बात करते हैं। इसको लोन चाहिए अपने 1.5 एकड़ लैंड में खेती करने के लिए। पहले वो मनी लेंडर से पैसा लेता था जो कि 5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता था, यानी 60% साल भर का। बट कुछ टाइम से वो गांव के एग्रीकल्चरल ट्रेडर से मनी ले रहा है 36% इंटरेस्ट रेट पर, जो कि मनी लेंडर के इंटरेस्ट रेट से काफ़ी कम है। तो खेती करने के पहले वो पैसा लेता है और जब फसल तैयार हो जाती है और उससे पैसा आता है तो वो पैसे लौटा देता है। नेक्स्ट हम अरुण की क्रेडिट अरेंजमेंट देखते हैं। अरुण के पास 7 एकड़ का लैंड है और वो कुछ ही गिने चुने लोगों में से है अपने एरिया में जिन्होंने बैंक से लोन लिया है खेती करने के लिए। उसको 8.5% इंटरेस्ट देनी होती है पर एनम। तो ये शामल के क्रेडिट अरेंजमेंट से काफ़ी बेटर है और ये लोन अगले 3 साल तक पे किया जाना है। अरुण ने सोचा कि जितना उसका प्रोडक्शन होगा उसमें से कुछ भाग वो बेच के वो सारा लोन चुका देगा और जो बाकी पोटैटोज बचेंगे उनके लिए वो कोल्ड स्टोरेज बनवाना चाहता है। इसके लिए वो नया लोन लेगा बैंक से, और क्योंकि उसने ऑलरेडी बैंक से लोन लिया है तो बैंक उसको कोल्ड स्टोरेज के लिए इजीली लोन दे सकता है। रमा की बात करें तो उसके पास खुद का लैंड नहीं है और वो दूसरों के यहाँ काम करती है और वही लोग उसको पैसे देते हैं काम करने के लिए और लोन भी वही देते हैं, वो भी 5% मंथली इंटरेस्ट पे। इवन दो ये लोग उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करते, बट क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो इसलिए वो ना चाहते हुए भी वहीं काम करती है, क्योंकि उसको जब भी ज़रूरत होती है लैंड ओनर्स उसको पैसा दे देते हैं। तो इन्हीं तीनों के जैसे हमारे यहाँ कई लोगों की सिचुएशन है। तो देखा जाए तो जो मनी लेंडर्स हैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू बैंक्स, बट क्योंकि बैंक्स हर जगह नहीं हैं और बैंक से लोन लेने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए लोग मनी लेंडर से ही लोन ले लेते हैं। बट लोगों की हेल्प के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो लोन इजीली देती है और इंटरेस्ट भी कम चार्ज करती है। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हजारों लोग एक साथ काम करते हैं अपनी रिसोर्सेज को मिला के, जिससे सबका फायदा होता है। तो ऐसे अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं, जैसे फार्मर्स की, वीवर्स की, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर से डिपॉजिट भी लेती हैं और जब किसी मेंबर को किसी काम के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो ये फंड में से उनकी हेल्प की जाती है। और सपोज अगर ज्यादा पैसे चाहिए तो ये जो डिपॉजिट है इसको एज कोलैटरल यूज करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक से भी क्रेडिट ले सकती हैं। तो जैसा कि हमने देखा लोन लेने के लिए भी अलग अलग माध्यम हैं। इन लोन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फॉर्मल लोन और इनफॉर्मल लोन्स में। फॉर्मल लोन्स में बैंक और कोऑपरेटिव सेक्टर से जो लोन लेते हैं वो आते हैं, और इनफॉर्मल लोन्स वो होते हैं जो हम मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड से जो भी लोन लेते हैं। फॉर्मल लोन्स कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं, जबकि इनफॉर्मल सोर्सेज में कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, ये कम भी हो सकती हैं और बहुत ज़्यादा भी। फॉर्मल लोन्स को रेगुलेट करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आरबीआई ये भी मॉनिटर करती है कि बैंक्स के पास कितना मिनिमम पैसा रहना चाहिए। सेम वैसे ही आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक किसको किसको लोन दे रहा है। आरबीआई ये नहीं चाहता कि बैंक सिर्फ उनको लोन दे जिससे बैंक को प्रॉफिट मिले, बल्कि उनको भी लोन दे जिनको लोन की जरूरत है, जैसे छोटे किसान, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए कुछ इंटरवल्स पे बैंक को ये बताना होता है आरबीआई को कि उन्होंने किसको किसको लोन दिया है, कितना लोन दिया है और कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया है। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी कंट्रोल या रेगुलेट नहीं करता कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, और पैसा वापस लेने के लिए भी बहुत अनफेयर चीज़ें करते हैं वो बोरोवर्स के साथ। इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। तो इनकी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट देने में ही चला जाता है और लोगों के पास खुद के लिए कम इनकम बचती है। इनकी वजह से लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, और इसलिए कई लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, वो लोन लेने से डरते हैं। इसलिए बैंक को कोऑपरेटिव सेक्टर यानी फॉर्मल सेक्टर को ज़्यादा लोन देना चाहिए, जिससे लोग लोन लेने से डरेंगे नहीं, कम इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा और इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। तो देखते हैं कि अर्बन एरिया में लोग ज़्यादातर कहाँ से लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर से। अर्बन एरिया में हम लोगों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला पुअर हाउस होल्ड्स, इसमें ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं। दूसरे वो लोग जिनके पास कम एसेट्स हैं, यानी कोलैटरल में चीज़ें देने के लिए नहीं होती।
इनका आधा आधा है, बट स्टिल इनफॉर्मल ज़्यादा रोल प्ले करता है। तीसरे हैं वेल ऑफ लोग। ये लोग जितना भी लोन लेते हैं उसका 72% फॉर्मल सेक्टर से होता है, और जो रिच हाउस होल्ड्स हैं उनका मोर देन 90% लोन फॉर्मल सेक्टर से होता है। ठीक ऐसे ही हमें रूरल एरियाज में भी दिखता है कि जो वेल ऑफ हैं वो फॉर्मल सोर्सेज से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं और गरीब लोग इनफॉर्मल से हाई इंटरेस्ट रेट्स पे। तो इससे हमें दो चीज़ें समझ में आती हैं। पहला कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो और लोगों की डिमांड्स को भी फुलफिल कर सके, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, ताकि जो इनफॉर्मल सोर्सेज पे इतना डिपेंडेंट हैं लोग वो कम हो जाए। दूसरा है कि बढ़ने के साथ साथ इनको ये भी देखना होगा कि ये सबकी डिमांड्स फुलफिल करे, हर तरह के लोगों की, ताकि जो गरीब हैं उनको भी कम रेट में क्रेडिट मिल पाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर। तो जैसे कि हमने देखा है कि बैंक से क्रेडिट लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो कि हमारे देश में सबके पास नहीं है, और ना ही उनके पास कोलैटरल में कुछ देने के लिए है। ऐसे में एक नई तरीके से शुरुआत हुई है गरीब लोगों को लोन देने की। ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इसमें ये करते हैं कि जो भी गरीब लोग हैं उनका एक छोटा सा ग्रुप बनाते हैं 15 से 20 लोगों का। ये सब आसपास के एरिया में रहते हैं और ये लोग अपना अपना काम करते हैं और कुछ रुपए हर कोई सेव करता है, और ये जो पैसा है इसको कलेक्ट किया जाता है, और जब भी इनमें से किसी को पैसों की ज़रूरत होती है इन्हीं पैसों से उसको लोन देते हैं और कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। जो भी डिसीजन लेना है रिगार्डिंग सेविंग या लोन वो सब ग्रुप के मेंबर्स साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। और ऐसे ही अगर 1-2 साल तक चलता है, ग्रुप अच्छे से पैसा सेव करता है, तो फिर वो बैंक से लोन लेने के लायक हो जाएगा। और ये जो लोन दिया जाता है बैंक और ये ग्रुप को कलेक्टिवली दिया जाता है ताकि उन सबको फ़ायदा मिले। और अगर सपोज किसी भी रीज़न की वजह से कोई भी मेंबर पैसा नहीं दे पाया लोन के लिए, तो बाकी के मेंबर्स उसका जो पेमेंट है वो कर देंगे। एंड दैट शोज कि कितनी अच्छी ओवरऑल इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की परफॉर्मेंस है। तो इसी के बेसिस पे ही इनको बिना कोलैटरल के बैंक लोन दे देती है। मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं अपना योगदान देती हैं और ये काफ़ी अच्छा तरीका है लोगों को बिना कोलैटरल लोन दिलाने का। उनको कम रेट्स पे लोन मिल जाता है और ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी फायदेमंद है। इसी लॉजिक पे प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में बनाया ग्रामीण बैंक इन 1970s एक छोटे से प्रोजेक्ट के तौर पे। इस बैंक की खासियत है कि ये गरीबों को लोन देता है, स्पेशली वुमेन को, और ये कोई कोलैटरल नहीं मांगते, जिसकी वजह से कई लोग बिना किसी हिचकिचाहट के लोन लेते हैं और अपना बिजनेस या काम करते हैं। और इसमें अभी कई लाखों लोग जुड़े हुए हैं और उनको फ़ायदा भी हुआ है। सो इस चैप्टर में हमने देखा कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी किस तरह बैंकिंग सिस्टम से लिंक्ड है, कैसे लोग बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और कुछ लोग बैंक से लोन लेते हैं। क्रेडिट हमारी लाइफ के लिए अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी, डिपेंडिंग अपॉन किस सोर्स से आपने लोन लिया है। और ये भी जाना कि लोगों को एम्पावर करके हम गरीबों को भी क्रेडिट लेने का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय।